Hello dear students, I am हेमंत शर्मा and I welcome you on my YouTube channel हेमंत शर्मा मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जिसका वेटेज लगभग 7 मार्क्स है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं एपी सीखने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि एपी एक सीक्वेंस ही होता है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं कि सीक्वेंस क्या होता है, तो अगर सीक्वेंस की मैं बात करूं तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है। सीक्वेंस नॉर्मली है ना, जो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, सीक्वेंस बेसिकली ऑर्डर होता है। वैसे यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस का मतलब कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में होगी। डेफिनेट ऑर्डर से मतलब है पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा वो डिसाइडेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2, 7, 14, 19, 20, अगर मैं बात करूं तो ये एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अरेंज्ड है और डेफिनेट ऑर्डर में। डेफिनेट ऑर्डर में क्यों है? पहले 2 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 14 आ रहा है, उसके बाद 19 आ रहा है, उसके बाद 20 आ रहा है। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करूं तो 7, 19, 21, 39, 40, यहाँ पे भी क्या है, ये भी सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स अरेंज है। ठीक है, और सीक्वेंस का एग्जाम्पल देता हूँ 4, 8, 12, 16, 20 और 5, 25, 125, 625। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है ना। ये कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए जहाँ पे नंबर्स अरेंज है एक डेफिनेट ऑर्डर में, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस में जो नंबर आते हैं इन नंबर को कहा जाता है टर्म। ठीक है, जैसे इस सीक्वेंस की ये सब टर्म्स हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। जितने भी नंबर होते हैं सीक्वेंस में प्रेजेंट उनको टर्म नाम दिया जाता है। और हर टर्म का, हर नंबर का कोई प्लेस होता है। जैसे 2 जो है इस सीक्वेंस में पहले सीक्वेंस पे पहले प्लेस पे आ रही है, फर्स्ट प्लेस पे, तो 2 को मैं कहूँगा फर्स्ट टर्म। 7 जो है वो सेकेंड प्लेस पे आ रहा है तो मैं इसको कहूँगा सेकेंड टर्म। 14 की मैं बात करूँ तो थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे, तो उसको मैं बोलूँगा थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। और इनको लिखने के लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है वो ए और लोअर केस में इनकी पोजीशन, जैसे 2 पहली पोजीशन पे तो A1 लिख दिया, ये सेकंड पोजीशन पे तो उसको A2 लिख दिया, ये थर्ड पोजीशन पे तो उसको A3 लिख दिया। और फर्स्ट टर्म को जनरली A1 से नहीं लिख करके A से ही लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऑथर्स है ना इसको T1, T2, T3 है ना, टर्म, T फॉर टर्म ऐसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऑथर ए से डिनोट करते हैं, कुछ ऑथर टी से डिनोट करते हैं, और लोअर केस में इसकी पोजीशन को बताया जाता है कि ये टर्म कौन से प्लेस पे आ रही है, उसकी पोजीशन बताई जा रही होती है। ठीक है, तो हर नंबर सीक्वेंस में आने वाला टर्म कहलाता है और उस टर्म की जो पोजीशन होती है वो नीचे मेंशन होती है, वो लिखते हैं नीचे, और वो बताता है कि वो कौन से पोजीशन पे आने वाला नंबर है। ठीक है, तो ये सब टर्म्स है ना। इस सीक्वेंस की पहली टर्म 4 है, सेकेंड 8 है, थर्ड 12 है, ठीक है, फोर्थ 16 है और फिफ्थ 20 है। यानी कि ये A1 है या सिंपली A है, क्योंकि A1 को A ही लिख लेते हैं, A2 है या T2 है, A3 या T3। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि A से डिनोट करेंगे कि T से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे आप ये जो ऊपर वाले 2 सीक्वेंस हैं और नीचे वाले 2 सीक्वेंस हैं, उसमें एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर मैं आगे बोलूँ कि इस सीक्वेंस को फॉलो करो और मुझे इसके बाद आने वाली टर्म या नंबर बताओ, तो बताना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद आने वाला नंबर आप मुझे बताओ तो बताना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ, यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस में कहूँ कि बताओ इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 आएगा। क्यों 24 आएगा? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि बार बार 4 ऐड होते जा रहा है, या आप 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 4 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड प्लेस पे 4 का सेकंड मल्टीपल, ऐसे 6th पोजीशन पे 4 का 6th मल्टीपल आ जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 का पावर 1,
सेकंड पोजीशन 5 की पावर 2, थर्ड पोजीशन 5 की पावर 3 और फोर्थ पोजीशन 5 की पावर 4। वैसे ही फिफ्थ पोजीशन पे 5 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2525 नहीं सॉरी 3025। ठीक है, ये हो जाएगा आई थिंक 3025 3125 हो जाएगा। ठीक है, 3125 अगर हमने कुछ गलती नहीं की है तो। यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर वाले दो सीक्वेंस की आप नेक्स्ट टर्म नहीं बता पाए और नीचे वाले दो सीक्वेंस की आप नेक्स्ट टर्म बता पाए। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण साफ साफ है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है इनमें कोई रूल या कोई फॉर्मूला लग रहा था। क्या रूल पहले लग रहा था? इसमें सब में 4 ऐड होते हुए जा रहा था, है ना। हर बार क्या हो रहा था? 4 ऐड होता जा रहा था। या फिर आप बोल सकते हो कि हर प्लेस पे आने वाला जो नंबर था वो 4 का मल्टीपल था। पहले प्लेस पे 4 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड प्लेस पे 4 का सेकंड मल्टीपल। तो ये रूल लग रहा था। यहाँ पे 5 की पावर 1, पहले प्लेस पे 5 की पावर 1 आ रही है, सेकंड प्लेस पे 5 की पावर 2 आ रही है, थर्ड प्लेस पे 5 की पावर 3 आ रही है। ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो करते हुए ये सीक्वेंस जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों सीक्वेंस में कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट टर्म नहीं बता पाए। ठीक है, तो यहीं से आता है प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसे सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं जिसमें कोई लॉजिक लगा होता है, जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा था, जिसमें कोई रूल फॉलो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों सीक्वेंस को मैं प्रोग्रेशन बोल दूंगा, लेकिन ऊपर वाले दोनों को प्रोग्रेशन नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले दोनों सीक्वेंसेस में कोई रूल कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे वाले सीक्वेंस में रूल या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसीलिए ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें कोई रूल या पैटर्न या कोई फॉर्मूला फॉलो हो रहा होता है उस सीक्वेंस को बनाने के लिए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन, ठीक है। और इनको हम लोग नॉर्मली सीक्वेंस बोलेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा। प्रोग्रेशन कौन सा है? प्रोग्रेशन स्पेशल टाइप के सीक्वेंस है जिसमें रूल फॉलो हो रहा है, और बाकी जिसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा वो नॉर्मल सीक्वेंस है। ठीक है, यही प्रोग्रेशन हमने पढ़ना है। प्रोग्रेशन कई टाइप के होते हैं, उसमें से पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ना है। ठीक है, यानी कि एपी। ठीक है, और भी है जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। ठीक है, एचपी। और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि आप कभी नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ आप 10th क्लास में अभी सीखोगे। ठीक है, और ये दोनों आप 11th क्लास में सीखोगे, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, एपी। तो एपी क्या है? बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक रूल फॉलो हो रहा है। उसी रूल के बेसिस पे इनको अलग अलग कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? जो किसी रूल को फॉलो करते हैं, प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये अलग अलग नाम दिए। इसमें कुछ और रूल फॉलो होता है, इसमें कुछ और रूल फॉलो होता है, इसमें कुछ और रूल फॉलो होता है। तो बेसिकली हमें ये वाला पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रूल फॉलो होता है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर आगे वाले टर्म आपको जानने के लिए पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ना पड़ता है एपी में, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 थी, सेकेंड टर्म अगर चाहिए थी तो मैंने क्या किया? फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया तो मुझे सेकेंड टर्म मिल गई। वैसे ही थर्ड टर्म के लिए मुझे सेकेंड टर्म में 2 ऐड करना पड़ा तो मुझे थर्ड टर्म मिल गई। वैसे अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म में मुझे 2 ऐड करना पड़ा तो मुझे फोर्थ टर्म मिल गई, और फिफ्थ टर्म के लिए मुझे फोर्थ टर्म में 2 ऐड करना पड़ा तो मुझे फिफ्थ टर्म मिल गई। ठीक है, अगर ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो, ऐसा पैटर्न से मेरा मतलब है कि अगर कभी भी नेक्स्ट टर्म जानने के लिए आपको प्रीवियस टर्म में अगर एक फिक्स नंबर यहाँ पे जैसे हर बार 2 ऐड करना पड़ रहा था,
वो ऐड करना पड़े किसी सीक्वेंस में। अगर ये रूल या ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो उस है ना उस सीक्वेंस को हम लोग, उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, एपी। जैसे ये 2 4 6 8 10 एपी है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। और अगर मैं बात करूँ और भी हो सकते हैं, 5 8 11 14 17, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मुझे सेकेंड टर्म जानने के लिए पहली टर्म में 3 ऐड करना पड़ा, वैसे ही मुझे थर्ड टर्म जानने के लिए सेकेंड टर्म में 3 ऐड करना पड़ा, मुझे फोर्थ टर्म जानने के लिए थर्ड टर्म में फिक्स नंबर ऐड करना पड़ा, और वैसे ही मुझे आखिरी टर्म जो इस सीक्वेंस की आखिरी टर्म है उसको जानने के लिए जो है ना सेकेंड लास्ट टर्म है उसमें फिक्स नंबर 3 ऐड करना पड़ा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एपी हो जाएगा, ठीक है। तो हर वो सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म जानने के लिए आपको प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़े, फिक्स से मेरा मतलब है इस पूरे सीक्वेंस के लिए एक फिक्स नंबर होगा, इस पूरे सीक्वेंस के लिए अलग फिक्स नंबर होगा, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह पे फिक्स नंबर होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए फिक्स नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 3 था, वहाँ पे 2 है, और किसी जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें कुछ और हो सकता है। तो ऐसे सभी सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको चेक करने के लिए कि क्या ये एपी है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप क्या करोगे, देखो 13 अगर आपको लेना था, 13 11 + 2 करके मिला आपको, लेकिन 17 जब आपको चाहिए था तो 13 + 2 करने से नहीं मिला, 13 + 4 करने से मिला, यानी कि यहाँ पे फिक्स नंबर ऐड होने पे नेक्स्ट टर्म नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये एपी नहीं है। हालांकि एपी को चेक करने का और एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है कि आपको जब मालूम चल गया कि हर बार फिक्स नंबर ऐड होता है तब नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमने कभी भी प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो वही फिक्स नंबर हमको मिलना चाहिए। जैसे 4 - 2 तो 2 मिलेगा, 6 - 4 2 मिलेगा, 8 - 6 तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी चेक किया जाता है, अगर हम प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो वही फिक्स नंबर अगर हमें मिल जाए बार बार, तो क्या मिले, हम लोग क्या बोल देंगे, उस सीक्वेंस को एपी बोल देंगे। जैसे यहाँ पे 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3, तो हर बार 3 मिल रहा है, फिक्स नंबर मिल रहा है। तो ऐसे चेक करते हैं एपी। हालांकि आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ऐड करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। जैसे अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, आपको एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, और आपको बोला है कि चेक करो क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है कि नहीं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, आपको अभी देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये एपी नहीं है, √8 में से √2 कैसे सब्ट्रैक्ट करें। एक्चुअली ये आपको जिस फॉर्म में दिया है इस फॉर्म में आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, √8 - √2 = √6, ये गलत चीज़ है, ठीक है, ये नहीं करना है, ये गलत चीज़ है। आप क्या करोगे, आप जानते हो ये √2 और जो 8 है, अगर आप 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स 2 मिलेगा, और रूट के अंदर 3 टाइम्स 2 का मतलब क्या होता है, 2 √2। वैसे √18 जब आप उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 × 3 × 3, यानी कि 3 2 टाइम्स है और 2 1 टाइम है रूट के अंदर, तो एक 3 2 टाइम्स है तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 √2। वैसे ये हो जाएगा 4 √2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इधर, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो 2 √2 - √2 तो हमें क्या मिला, √2। वैसे ही अगर मैं 3 √2 से 2 √2 को माइनस करूंगा तो फिर से √2 मिल रहा है, ठीक है। 4 √2 को 3 √2 से माइनस करूंगा तो √2 मिल रहा है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बार बार सेम नंबर मिल रहा है, यानी कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे कि एपी है ना, दिया हुआ सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। और अब हम आगे सीखेंगे कुछ एक नई चीज़। वो नई चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि बार बार माइनस करने पे सेम ही नंबर मिल रहा है, बार बार
सब्ट्रैक्ट करने पे सेम ही नंबर मिल रहा है, इस सेम नंबर का एक फिक्स नाम रखा जाता है जिसका नाम है कॉमन डिफरेंस, है ना। एक एपी में जब हम प्रीवियस टर्म, है ना, को माइनस करते हैं नेक्स्ट टर्म में से, तो जो नंबर मिलता है वो सेम नंबर मिलता है बार बार, तो उस सेम नंबर को हम लोग नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बार बार सब्ट्रैक्ट करने पे सेम ही नंबर मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस नाम दिया जाता है। जैसे इस एपी की बात करूँ तो इसका कॉमन डिफरेंस √2 है और इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैपिटल डी से भी डिनोट कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आप देखोगे स्मॉल डी से, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, आपको चेक करना होता है कि ये दिया हुआ सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कभी कभी ऐसे टर्म्स दे देते हैं और बोलते हैं कि ये एपी में है, तो उसमें एक अननोन डाल दिया जाता है और उस अननोन की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे ठीक है, आपसे बोल दिया गया कि ये 3 टर्म्स एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, लगातार टर्म्स है, तो आपको पता है कि अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ये सामने से बोल रहा है कि ये एपी है, और इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मुझे वही डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2k + 1 माइनस k + 1 अगर ऐसा करूँ, और 2k + 3 माइनस 2k + 1 करूँ, तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। कॉमन डिफरेंस है ना, जो यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे तो √2 मिल रहा था, यहाँ पे कुछ और मिलेगा लेकिन मिलेगा सेम, मतलब इसमें से इसको माइनस करने पे, इसमें से इसको माइनस करने पे सेम चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये एपी में है, सामने से दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k + 1 माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k + 3 माइनस 2k माइनस 1, ठीक है। ये +1 -1 कैंसिल, 2k माइनस k हो गया, 2k कैंसिल, 3 - 1 2 हो गया, तो जो k की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये हमारा आंसर है, हालांकि अगर आपको डाउट हो रहा है, आप चेक कर सकते हो k की वैल्यू 2 रख करके कि क्या दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अगर ये 2 रख देंगे k की जगह पे तो ये 3 हो जाएगा, 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा, और ये 2 × 2 + 3 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 5 - 3 और 7 - 5 2 मिल रहा है, सेम ही नंबर मिल रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो गई, एपी हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको चेक करने के लिए देता है एपी है कि नहीं, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लें, और सामने से अगर दे कि ये एपी में है तो अननोन, जैसे यहाँ पे अननोन के था, कुछ और भी हो सकता है, वो निकालने के लिए बोले तो आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, उसको इक्वल रख देना, थर्ड में से जो सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने में मिलेगा तो आपको अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब किसी भी एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म मालूम होगी तो आप सेकंड टर्म बड़ी आसानी से निकालोगे। कैसे? उसमें वो कॉमन डिफरेंस जोड़ करके, क्योंकि हमने सीखा है कि एक फिक्स नंबर ऐड करने पे हमें एपी मिलती है, ठीक है। तो अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि एक एपी है, एक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म 3 है, ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, आप एपी लिख कर दिखाओ, तो हम बोल है ना, लिख देंगे फर्स्ट टर्म 3 हो गई, उसके बाद 6 ऐड करना है, 9 15 फिर 6 ऐड करो, ऐसे करते करते हम लोग है ना क्या एपी लिख देंगे। अब होता गया है कुछ जगह पे आपको एपी ऐसी मिलेगी और कुछ जगह पे ऐसे डॉट 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 करके मिलेगी। इस डॉट 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 का मतलब होता है कि यही पैटर्न फॉलो होते जा रहा है, और अगर मैं इस डॉट को हटा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में 4 ही टर्म है, और डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है, ये पैटर्न फॉलो होता जा रहा है एंड तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है। तो अगर ये डॉट नहीं होगा तो इसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ऐसी एपी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। और अगर डॉट 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 लगा होगा, इसका मतलब क्या है, यही पैटर्न इनफाइनाइट टर्म्स तक फॉलो होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नहीं रुक रहा है, मतलब और भी टर्म्स हो सकती हैं इसके अंदर, हो सकती है या होंगी, तो ऐसे में इनफाइनाइट टर्म्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, और उस तरीके की एपी को जिसमें डॉट 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 लगा हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर गिनने लायक है तो फाइनाइट, नहीं गिनने लायक है तो इनफाइनाइट, मतलब अगर नहीं गिन सकते हो तो।
अगर मैं आगे बात करूँ, अगर मैं आगे बात करूं कि एपी के रूल को अगर मैं जनरलाइज करूं, है ना, जनरलाइज क्यों करूं कि अगर सपोज मुझे कभी किसी एपी का एक फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए और अब मुझसे बोले कि 10वीं टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, तो हमें अभी तक पैटर्न क्या पता है कि हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे। जैसे अभी मैंने लिखा था आपके लिए A3D6 और मैंने आपसे कहा कि A10 निकाल दो, तो आपको जो तरीका मालूम है अभी तक ये मालूम है, 3 लिखा फिर उसमें 6 ऐड करते गए आप, ठीक है। ऐसे करते करते आप तो 10 तक जाना होगा, 10 तक मतलब 10 प्लेसेस तक जाना होगा, ये पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, ऐसे जाना होगा, तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई एक फॉर्मूला चाहिए जिससे हमें ये टीडियस मेथड बार बार, है ना, हमें तो सीधा 10th टर्म से मतलब है, सीधा 10th टर्म मिल जाए हमें, तो ऐसा कुछ करना होगा। तो उसके लिए हमें इस पैटर्न को देखना पड़ेगा और इस पैटर्न से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे देखो, हमें मालूम है कि हमारी अगर फर्स्ट टर्म को मैं A लिख रहा हूँ और कॉमन डिफरेंस D है, तो मुझे पता है सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी, फर्स्ट टर्म में वो D ऐड करके, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी मेरी A+D। थर्ड टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, सेकेंड टर्म में वही कॉमन नंबर, कॉमन डिफरेंस ऐड करके, यानी कि A+D में मुझे एक और D ऐड करना होगा, यानी ये हो जाएगा A+2D, है ना, एक तो D पहले से था, एक D आपने ऐड किया। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो इसमें D ऐड करने पे मुझे मिलेगा A+3D, फिर A+4D, फिर A+5D, ऐसे करते करते पैटर्न चलते जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो मेरी फर्स्ट टर्म थी A1 जिसको मैं A लिख रहा हूँ सिंपल, जो सेकेंड टर्म थी A2 जिसको मैं लिख रहा हूँ वह है A+D, A3 जो है वो A+2D है और A4 जो है A+3D है। अगर मैं यहाँ से कुछ नोटिस कर रहा हूँ आपको, ऐसे A5 कितना है, A+4D, जो प्लेस है उससे एक कम टाइम्स D आ रहा है हमारे पास। फर्स्ट प्लेस में 0D, एक कम टाइम D, सेकेंड प्लेस में 1 टाइम D, थर्ड प्लेस में 2 टाइम्स D, फोर्थ प्लेस में 3 टाइम्स D, यानी कि जो प्लेस है, जो पोजीशन है, उससे एक कम टाइम्स D इसको मिल रहा है। फिफ्थ पोजीशन है तो A+4D। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 10th पोजीशन पे क्या होगा, तो वो हो जाएगा A+, इसकी पोजीशन क्या है 10, उससे एक कम टाइम्स, यानी कि 10 - 1 टाइम्स D, यानी कि 9D। मैं आपसे बोलूँ A20 निकालो तो आप क्या करोगे, A+20 - 1 यानी कि 19D, एक कम टाइम्स दिया रहा है। यानी कि अगर कल को मैंने कोई जनरल पोजीशन n कोई प्लेस हमको मालूम नहीं, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, उसके, है ना, टर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इससे एक कम टाइम, इसकी पोजीशन से एक कम टाइम, यानी कि n की पोजीशन है तो n - 1 टाइम्स D, यानी कि n - 1 × D। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर हमें A और D मालूम होगा तो मैं किसी भी प्लेस की एक AP की टर्म निकाल सकता हूँ। जैसे अभी हमने बात की थी, ठीक है, क्या बात की थी कि हमारे पास A हमको 3 दिया था, D 6 दिया था और हमसे पूछा था A10 निकालने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस फॉर्मूले की बात करूँ, तो n क्या है, 10 है। 10 क्यों, क्योंकि 10 पोजीशन की टर्म निकालनी है। A 3 है तो मैं फॉर्मूला रख दूँ, A3 + n की जगह पे 10 - 1 D 6, तो 3 9 × 6 54 57 हो गया, ठीक है। तो ये 10th टर्म निकल गई। यानी जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है और इस फॉर्मूले से मेरे को बार बार, है ना, ऐसे ऐड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा करके किसी भी प्लेस की टर्म तक पहुँच सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से हम बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है कि हमें A और D दे दिया और हमसे बोला गया क्या कि एक, है ना, एक स्पेसिफिक प्लेस की टर्म बता दो। अब हमें क्या दिया जाएगा, एक AP दे दी जाएगी और हमसे बोला जाएगा एक उस AP का पार्ट होगा, कोई वैल्यू होगी, बोलेगा कि बताओ ये किस प्लेस पे है, इसकी पोजीशन क्या है। तो उस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये देख लेते हैं। सपोज हमारी AP है 3 7 11 15 एंड सो ऑन, ठीक है। डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट, ये चलती जा रही है। अब हमसे अगर कोई बोले, क्या बोले
कि आप इसकी 30th टर्म निकाल दो, तीसरी टर्म निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो लगा देंगे। एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है, पोजीशन, ये क्या चाह रहा है हमसे, 30th टर्म चाह रहा है, तो ए 30 कितना हो जाएगा, ए यानी कि 3, एन यानी कि 30 माइनस वन इंटू डी। डी यानी कि सेकेंड माइनस वन कर लो या थर्ड माइनस सेकेंड। अगर आपको डी निकालना है कॉमन डिफरेंस तो आप माइनस करके निकाल सकते हो, या तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो या थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लो, तो 4 आ जाएगा। तो जाएगा 329 इंटू 4 यानी कि 3 + 116 यानी कि 119। ठीक है, ये 30th टर्म हो गई। अब अगर ये ना सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मान लो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये हमसे बोल दे कि बताओ 139 इस एपी की कौन सी पोजीशन पे आएगा। मतलब ये 139 इस एपी का पार्ट है, तो बताओ इसकी पोजीशन समझ में नहीं ना, कि 3 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट प्लेस की टर्म है, 7 जो है सेकंड प्लेस की टर्म है, सेकंड पोजीशन पे। वैसे ही अगर 139 इसका पार्ट है तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, उसका एन क्या है, पोजीशन क्या है ना, एन मतलब ये पोजीशन ही तो है, तो ये हमसे जानना चाह रहा है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये nth पोजीशन की टर्म है, nth पोजीशन पे आ रही है, और उस n की वैल्यू हम इस फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 139। a कितना है, 3, ठीक है, n कितना है मालूम नहीं, वही मालूम करना है, इंटू डी, d कितना है, d है 4 इक्वल टू 139। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इस 3 को उधर लेके जा सकते हो, तो ये क्या, n माइनस 1 इंटू 4 139 माइनस 3 136, और ये 4 जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1, है ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 34, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, ठीक है, n हो जाएगा 35, यानी 35th पोजीशन, है ना, 35वां जो प्लेस होगा उस पे 139 आ रहा होगा इस एपी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी आपको क्या करता है, आपको किसी एपी का, ठीक है, कुछ टर्म्स देता है और आपको एपी लिखने के लिए बोलता है। वो टर्म जो है, वो टर्म आपको, है ना, एपी की तरफ लेके जाती है। वो कैसे लेके जाती है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया है, जहाँ पे बोला है एक एपी है, ठीक है, जो आपको निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करूँ, पेज नंबर 102 पे यहाँ पे एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 आपको दे दिया गया है। कितना, A3 5 दिया हुआ है और A7 9 दे दिया गया है, 9, और आपसे बोल रहा है क्या, आपसे बोल रहा है एपी निकाल दो। आपको पता है एपी निकालने के लिए तो फर्स्ट टर्म चाहिए होगी और फिर डी चाहिए होगा, है ना, फिर ऐड करके निकाल लेंगे हम लोग एपी। तो अगर मैं देखूँ A3 का मतलब क्या, a + 2d, वो an वाले फॉर्मूले से, n का फॉर्मूला था ना, a + n - 1 इंटू डी। n क्या है, पोजीशन, इसकी थर्ड पोजीशन है तो उससे एक कम टाइम्स डी यानी कि 2d। तो A3 का मतलब क्या है, a + 2d, तो आपको दिया है a + 2d इज इक्वल टू 5। वैसे ही यहाँ पे A7 का मतलब क्या है, A7 का मतलब है a + 6d इक्वल टू 9। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन ट्यूटोरियल पढ़ा है तो आप इसको माइनस कर सकते हो। माइनस करने से क्या होगा कि a - a ये कैंसिल हो जाएगा, 2d - 4d माइनस का 4d हो जाएगा, और ये 5 - 9 माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और d इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो d कितना हो गया, d 1 हो गया। अब d 1 हो गया, अब a भी निकालना है क्योंकि a तो अभी निकलेगी, जब a भी निकलेगा तो इस d को हम लोग कहाँ रख देंगे, d को उठा करके वापस या तो इसमें A3 वाले फॉर्म में या A7 वाले फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में रख देते हैं। तो हम लोग A3 वाले फॉर्म में रख रहे हैं। तो A3 वाला फॉर्म था a + 2d इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम रख देते हैं d की जगह पे 1, तो जगह a इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज a इज इक्वल टू 3। तो A3 हो गया, D1 हो गया, अब हमें AP लिखनी है।
तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म और उसके बाद डी जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड करते हुए चलते हैं, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो। ठीक, ये एपी हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग अगर हमें कोई टर्म दी होगी दो तो हम एपी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एपी दी होगी और उस एपी में पूछा जाएगा, एक नंबर दे दिया जाएगा आपको, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर जो है इस एपी का पार्ट है कि नहीं। तो अगर आपको चेक करना है कि वो एपी का पार्ट है कि नहीं, तो आपको पता है कि एपी का अगर कोई नंबर पार्ट है, यानी कि है ना, अगर कोई नंबर एपी के अंदर आ रहा है तो उसको कोई पोजीशन स्पेसिफाई की गई है कि भाई तू फर्स्ट पोजीशन पे आ, सेकंड पोजीशन पे आ, थर्ड पे आ, फोर्थ पे आ। ठीक है, और पोजीशन जो है हमेशा नेचुरल नंबर हो सकती है या नेचुरल नंबर ही होगी, क्योंकि पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, या तो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। यानी पोजीशन जो है, यानी कि एन, आपको पता ना एन में पोजीशन है एन, ये जो एन है ये पोजीशन है कि कौन से प्लेस पे कोई नंबर आएगा, ये हमेशा नेचुरल होनी चाहिए। एन है ना, शुड बी नेचुरल नंबर। मतलब अगर कोई एक नंबर किसी एपी का पार्ट है तो उसकी जो पोजीशन होगी नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, ना तो पॉइंट में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, एक एपी दी है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। आपको बोला है कि चेक करो कि 301 क्या इस एपी का पार्ट है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हमने मान लिया कि इसको कोई ना कोई पोजीशन दी होगी, हमने मान लिया कि nth पोजीशन दी होगी इसको। nth पोजीशन के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे an की जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, a और d यहाँ से निकाल के रख देंगे। अगर n नेचुरल नंबर आया तो जो आएगा उस पोजीशन पे ये आ जाएगी टर्म और इस एपी का पार्ट हो जाएगी। अगर n नेचुरल के अलावा कुछ भी आया तो ये जो टर्म है वो इस एपी का पार्ट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पार्ट होता तो कोई ना कोई प्लेस मिलता, प्लेस नेचुरल होता है, नेचुरल हमको मिला नहीं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू 5 हो गई पहली टर्म, n मालूम करना है, n माइनस 1 इंटू डी है ना। d की बात करें तो d 6 हो जाएगा, 60 है ना, 301। इस 5 को उधर लेके गए और ये 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एंड माइनस 6, 301 माइनस 5 हो जाएगा 296। इस 6 को उधर लेके गए तो ये हो गया 296 प्लस 6 यानी कि 302। ठीक है, अब 302 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 302 बाय 6, पहले 2 से कैंसिल होके 151 बाय 3 हो जाएगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 50.34 आ जाएगा अप्रॉक्स। यानी ये जो टर्म आ रही है वो 50.34 पोजीशन पे आ रही है, जो कि कोई पोजीशन होती नहीं है ना। पोजीशन क्या, या तो 50th पोजीशन होगी या 51st पोजीशन होगी, 50.34 कोई पोजीशन नहीं होती। यानी कि हमारा n नेचुरल नहीं आया, यानी कि 301 जो है वो इस एपी का पार्ट नहीं है, यानी कि इस एपी में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट हैं और 3 से डिविजिबल है। तो अगर मैं देखूं जितने भी 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, सबसे पहला जो 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है वो है 12, है ना। उससे पहले 9 आता, 9 1 डिजिट है, 12 के बाद 15, 18, ठीक है, 21, ऐसे चलते जाएगा। और आखिरी जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99, और 99 3 से डिविजिबल होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 के मल्टीपल और 2 डिजिट है, वो सब एपी फॉर्म कर रहे हैं। कैसे एपी फॉर्म कर रहे हैं, अगर आप 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा, 18 में से 15 माइनस करोगे 3 मिलेगा, यानी एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो एपी से हमें हेल्प क्या मिलेगी, हमें ढूंढना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और 2 डिजिट है। तो अगर हम देखें पहला 2 डिजिट नंबर जो है वो पहली टर्म है इस एपी की, दूसरा 2 डिजिट नंबर जो है जो 3 का मल्टीपल है वो दूसरी टर्म है, ये तीसरी। यानी कि जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में जो नंबर आ रहा है वो उसी प्लेस का मतलब वो
वो नंबर का मल्टीपल है। अगर ये थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड मल्टीपल है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जिस पोजीशन पे आ रहा होगा तो ये वही वाला मल्टीपल होगा। अगर ये 50वीं पोजीशन पे होगा तो 50वां मल्टीपल होगा, और ये आखिरी 2 डिजिट नंबर है, यानी कि अगर मैं इसकी पोजीशन निकाल दूँ तो मुझे पता लग जाएगा टोटल कितने मल्टीपल है ना। अगर ये 4th पोजीशन पे आ रहा है तो 4th मल्टीपल है। वैसे ही जिस पोजीशन पे आ रहा होगा उतने मल्टीपल होंगे, मतलब उसी प्लेस का मल्टीपल होगा ये। तो यानी अगर मैं इसका प्लेस निकालूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने मल्टीपल है। ऐसे कितने 3 के मल्टीपल हैं 2 डिजिट वाले, वो मुझे पता लग जाएगा। यानी कि मैं रख देता हूँ an इज इक्वल टू 99, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। a कितना है 12, n मालूम करना है, d कितना है 15 माइनस 12 3। ठीक है, अब क्या किया, ये 12 उधर लेके चले गए, n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा 87। ये 3 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 यानी कि 30। यानी कि 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल है और 2 डिजिट है। ठीक है, बेसिकली आज के लेक्चर में लोग इतना ही सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज से आप लोग बहुत सारे, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से आप लोग इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।